सोचिए जरा सोचिए, आप किसी कचरे की गली से गुजर रहे हों और आपको लगे कि सोना मिल गया, पर वो सोना ना हो, सिर्फ कोई टूटी बोतल या शायद एक फटा हुआ जूता हो। लेकिन यही टूटी फूटी चीजों की खोज कुछ बच्चों की पूरी जिंदगी है। हम्म। आज हम अनीश जंग की कहानी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड पर बात करेंगे। समझेंगे कि कैसे गरीबी बच्चों के बचपन की वो खूबसूरती, वो ताजगी जिसे हम बसंत कह सकते हैं, वो चुरा लेती है। हाँ, और ये कहानी हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में ले जाती है, दो बच्चों की नजरों से। पहली कहानी है साहिब आलम की। दिल्ली के पास सीमापुरी में वो कचरा बीनता है। और दूसरी है मुकेश की, फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से है। और हमारा मकसद सिर्फ इन कहानियों को दोहराना भर नहीं है। हम इनके जरिए उन गहरी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं जिनका सामना ये बच्चे रोज करते हैं, जैसे गरीबी का जाल, बाल श्रम की वो कठोरता, मासूमियत का खो जाना, और कैसे ये सारे हालात उनके सपनों पर, उनके भविष्य पर असर डालते हैं या शायद छीन ही लेते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। ये तो जैसे हमारे समाज का एक आईना है, वो कोना जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। चलिए तो फिर इस पड़ताल को शुरू करते हैं, पहले साहिब की दुनिया से। तो लेखिका अनीस जंग वो बताती हैं कि वो हर सुबह साहिब नाम के लड़के को देखती हैं, अपने जैसे कई और बच्चों के साथ सीमापुरी के उन बड़े बड़े कचरे के ढेरों में कुछ टटोलता रहता है, कुछ खोजता रहता है। वो जिसे सोना कहते हैं वो असल में है क्या चीज? देखिए, ये सोना एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। हम्म। ये सचमुच का सोना तो है नहीं, बल्कि कचरे में फेंकी हुई कोई भी ऐसी चीज जिसका शायद कोई मूल्य निकल आए। कोई सिक्का हो, कोई फटा जूता, प्लास्टिक का टुकड़ा, कुछ भी। उनके लिए ये सिर्फ कचरा नहीं, ये उम्मीद है, रोज की उम्मीद कि शायद आज कुछ कुछ कीमती मिल जाए जो उनके काम आ सके या परिवार के। ये उनकी रोज की जद्दोजहद है, और आंखों में बची एक छोटी सी आशा भी। और नाम देखिए लड़के का, साहेब आलम, मतलब दुनिया का मालिक, है ना? हाँ, दुनिया का मालिक, पर हकीकत यह है कि वो अपनी जिंदगी का मालिक भी नहीं है। कचरे के ढेर पर टिकी है इसकी दुनिया। क्या उसे अपने नाम का ये मतलब पता भी होगा? ये भी एक सवाल है। शायद नहीं। और यही तो कहानी की सबसे दुखद विडंबनाओं में से एक है। नाम और हकीकत के बीच इतनी बड़ी खाई, ये उस अन्याय को दिखाती है जिसका वो बच्चा शिकार है। नाम में तो इतनी क्षमता है, पर हालात उसे कचरे तक ही सीमित कर देते हैं। एक और तस्वीर जो दिमाग में अटक जाती है वो है इन बच्चों का नंगे पैर घूमना। लेखिका जो पूछती हैं तो कोई कहता है माँ ने चप्पल शेल्फ से उतारी नहीं, कोई कहता है ये तो रिवाज है, परंपरा है। क्या ये सिर्फ बहाने हैं या इसके पीछे कुछ और गहरा है? उस स्थायी गरीबी का बिल्कुल नग्न प्रदर्शन है। चप्पल न होना कोई छोटी बात नहीं। ये दिखाता है कि उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। और इसे परंपरा कहना, शायद उस शर्म को छुपाने का एक तरीका हो, या फिर गरीबी की इतनी आदत पड़ गई है पीढ़ियों से कि अब वो सामान्य लगता है। लेकिन असलियत तो यही है कि उनके पास पहनने को जूते चप्पल हैं ही नहीं। हाँ, और कभी कभी अगर किसी को मिल भी जाए कोई फेंके हुए बेमेल जूते, तो वो उसके लिए जैसे खजाना है, भले ही एक जूते में छेद क्यों ना हो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जिन चीजों को हम शायद देखते भी नहीं, वो किसी के लिए कितनी बड़ी चीज हो सकती हैं। निश्चित रूप से। और ये जो कचरा बीनना है ना, जिसे लेखिका स्क्राउंजिंग कहती हैं, मतलब किसी तरह जुगाड़ करके खोजना, ये सिर्फ पेट भरने का सवाल नहीं है। ये उनके उनके वजूद की लड़ाई है। कचरे का ढेर ही उनका खेल का मैदान है, उनका काम है, और शायद उनका भविष्य भी। हर एक रुपया, हर एक चीज जो मिल जाती है, वो उस दिन की एक जीत है उनके लिए। तो कचरा ही सब कुछ है, उनका खजाना। अच्छा, कहानी में फिर एक मोड़ आता है। साहिब को पास की एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है, 800 रुपये महीना और तीनों वक्त का खाना। पहली नजर में तो अच्छा लगता है, ये कचरा बीनने से तो शायद बेहतर ही होगा। हाँ, सतही तौर पर देखें तो लगता है एक नियमित आमदनी है, खाने की गारंटी है, एक स्थिरता का भ्रम सा देता है। लेकिन लेखिका जो बदलाव देखती है ना साहिब में, वो चौंकाने वाला है। वो महसूस करती हैं कि साहिब के चेहरे से वो आजादी, वो बेफिक्री जैसे गायब हो गई है, जो कचरे के ढेर पर दिखती थी। और साहब खुद भी तो कहता है कि दुकान का वो स्टील का कनस्तर जिसमें वो शायद दूध लाता है, वो उसे अपने उस हल्के प्लास्टिक के थैले से ज्यादा भारी लगता है जिसे वो कंधे पर डालकर कचरा बीनता था। ये भारीपन, ये सिर्फ वजन तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ये वजन है। ये वजन है जिम्मेदारी का, गुलामी का, अपनी पहचान खोने का।
कचरा बीनते हुए वो अपनी मर्जी का मालिक था। कब काम करना, कब खेलना, कहाँ जाना, ये सब उसके हाथ में था। हाँ, मुश्किल जिंदगी थी, पर उसमें एक तरह की आजादी थी। अब वो नौकर है, उसे मालिक के आदेश मानने हैं, वक्त पर काम करना है। वो कनस्तर उसकी खोई हुई आजादी का बोझ है। भारी तो लगेगा ही। तो ये एक अजीब सा विरोधाभास है। मतलब आर्थिक स्थिरता पाने के लिए उसने अपनी आजादी, अपनी स्वायत्तता खो दी। यहीं पर शायद वो लॉस्ट स्प्रिंग वाली बात, उसका असली मतलब समझ आता है ना? उसका बचपन, उसकी वो बेफिक्री, खेलने की उम्र, सब एक नौकरी के बोझ तले दब गया। एकदम सही कहा। ये दिखाता है कि गरीबी कैसे कैसे लोगों को ऐसे अजीब से विकल्पों के बीच फंसा देती है, जहां हर चुनाव में कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। साहेब ने अनिश्चितता से निकलकर एक पक्का रोजगार पाया, लेकिन कीमत चुकाई अपने बचपन की, अपनी आजादी की। ये गरीबी का एक और क्रूर चेहरा है। ये सिर्फ पैसे नहीं छीनती, ये आपकी पहचान, आपकी खुशी, आपके सपने चुनने का हक सब छीन लेती है। साहिब की कहानी यही बताती है कि पेट भरने की कीमत कभी-कभी अपना वजूद खो देना भी हो सकती है। साहिब की कहानी वाकई झकझोर देती है। अब यहां से कहानी हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। फिरोजाबाद, भारत का कांच का शहर, जहां चूड़ियां बनती हैं। यहां हमारी मुलाकात मुकेश से होती है। सीमापुरी के कचरे के ढेर से फिरोजाबाद की इन कांच की भट्टियों तक माहौल कैसे बदलता है। माहौल बिल्कुल अलग है, लेकिन शायद ज्यादा घुटन भरा और ज्यादा खतरनाक। फिरोजाबाद की हवा में जैसे कांच की धूल घुली हुई है। गलियां टूटे कांच से भरी हैं और घरों के अंदर अंधेरी गरम भट्टियों के सामने परिवार के परिवार, बच्चे बड़े सब चूड़ियां बनाने के काम में लगे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां वो रंग बिरंगी चूड़ियों की चमक के पीछे कारीगरों की जिंदगी का अंधेरा छिपा है। और ये काम ये कितना खतरनाक है। जिक्र आता है कि यहाँ काम करने वालों, खासकर बच्चों के सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो तेज गर्मी, कांच की बारीक धूल, रसायनों का धुआं। हाँ, ये स्थितियां ये भयावह हैं। सोचिए, बच्चों को इतनी कम उम्र से ही उन गर्म भट्टियों के पास कम रोशनी में काम करना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि बहुत से बच्चे तो बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। और वो कांच की धूल वो फेफड़ों में जमा होकर टीबी जैसी गंभीर बीमारियां पैदा करती है। ये एक ऐसा काम है जो न सिर्फ उनका बचपन छीनता है, बल्कि उनकी जिंदगी भी धीरे धीरे छीन लेता है। और सबसे दुखद बात शायद ये है कि ये एक दुष्चक्र जैसा है। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार यही काम करते आ रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने की उम्र में भट्टियों पर काम करना सीखते हैं और फिर उसी गरीबी और बीमारी के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल, वो इसे अपना कर्म मान लेते हैं, अपनी नियति। लेकिन यहीं पर मुकेश थोड़ा अलग नजर आता है। वो भी चूड़ी बनाने वाले परिवार से ही है। शायद उसका भविष्य भी यही माना जाता है, पर उसके अंदर एक सपना पल रहा है। हाँ, वो कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये उस माहौल में कितना अलग सपना लगता है, जहां जिंदगी सिर्फ चूड़ियों के इर्द गिर्द घूमती है। ये वाकई एक चिंगारी जैसा है। एक ऐसी जगह जहां लोगों ने शायद कांच के टुकड़ों के सिवा कुछ और चमकता हुआ कम ही देखा हो। वहां एक लड़का लोहे के इंजन और घूमते पहियों का सपना देख रहा है। वो अपनी गली से गुजरती कारों को देखता है और उन्हें चलाना सीखना चाहता है, उन्हें ठीक करना सीखना चाहता है। ये उसके माहौल से बिल्कुल उलट एक इच्छा है, एक आकांक्षा है। लेकिन क्या ये सपना देखना इतना आसान है उसके लिए? उसके रास्ते में क्या मुश्किलें हैं, क्या बाधाएं हैं? बाधाएं तो बहुत बड़ी हैं और कई परतों वाली हैं। पहली तो जाहिर है गरीबी। मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग के लिए या अपना गैराज खोलने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? दूसरी है परिवार और समाज का दबाव। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो वही करें जो उनके बाप दादा करते आए हैं, पुश्तैनी काम। चूड़ी बनाने के अलावा कुछ और सोचना भी शायद एक तरह का विद्रोह माना जाता है वहां। और फिर वो बिचौलियों का जिक्र आता है, मिडलमैन। ये कौन लोग हैं? इनका क्या रोल है इस सब में? हाँ, ये वो कड़ी हैं जो इस पूरे शोषण के तंत्र को, इस सिस्टम को मजबूत करती हैं। ये बिचौलिए, साहूकार, पुलिस और कभी-कभी नेता भी, इन सब का एक गठजोड़ होता है। ये लोग कारीगरों को कच्चा माल ऊंचे दामों पर देते हैं और तैयार माल यानी चूड़ियां बहुत सस्ते में खरीद लेते हैं। कारीगर अक्सर इनसे कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर उस ब्याज के बोझ तले ऐसे दबते हैं कि कभी उभर ही नहीं पाते।
और अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करे तो पुलिस या दबंग लोग उन्हें डरा धमका कर चुप करा देते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन सा है। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। मुकेश का सपना इन सब बाधाओं के सामने कितना टिक पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मुकेश खुद भी अपनी सीमाओं को कहीं न कहीं समझता है। वो लेखिका से कहता है ना कि फिरोजाबाद की सड़कों पर उसने सिर्फ कारें ही देखी हैं, कभी कोई हवाई जहाज उड़ते हुए नहीं देखा। इसीलिए शायद वो मोटा मैकेनिक बनने का सपना देखता है, पायलट बनने का नहीं। ये बात बहुत कुछ कहती है कि हमारा माहौल, हमारी असलियत, हमारे सपनों की हदें भी तय कर देती है। जो हमने देखा नहीं, जिसके बारे में हम जानते नहीं, उसका सपना देखना भी कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हमारी कल्पनाओं को भी सीमित कर देती हैं। फिर भी मुकेश का सपना देखना, उस माहौल में भी कुछ अलग करने की इच्छा रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये उस मानवीय जिजीविषा का, उस लड़ने की इच्छा का प्रमाण है जो सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद की कोई ना कोई किरण ढूंढ ही लेती है। उसका सपना भले ही छोटा लगे, लेकिन उस माहौल में ये एक तरह की बगावत है, एक उम्मीद है कि शायद बदलाव मुमकिन है। तो हमने साहेब और मुकेश, इन दो बच्चों की जिंदगी की एक झलक देखी। साहेब जिसने अपनी आज़ादी खो दी एक नौकरी के लिए, और मुकेश जिसके सपनों पर, उसके माहौल का, उसकी परिस्थितियों का पहरा है। इन दोनों कहानियों के जरिए अनीस जंग हमें किन मुख्य विचारों तक, या कह सकते हैं कि किन संदेशों तक ले जाती हैं? देखिए, कई बहुत महत्वपूर्ण संदेश हैं जो इन कहानियों से उभरते हैं। सबसे पहला और सबसे केंद्रीय विचार तो शीर्षक में ही छिपा है, लॉस्ट स्प्रिंग, यानी खोया हुआ बचपन। ये बच्चे ये खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की उम्र में काम के बोझ तले दब जाते हैं। उनकी मासूमियत, उनकी ऊर्जा, उनका विकास, सब कुछ जैसे छीन लिया जाता है। जीवन का जो बसंत होता है ना, वो इनके लिए कभी आता ही नहीं। दूसरा स्पष्ट संदेश है गरीबी का वो क्रूर चक्र और अवसरों की भयानक कमी। इन बच्चों के पास न अच्छी शिक्षा का कोई विकल्प है, न स्वास्थ्य का, न ही अपने भविष्य को बेहतर बनाने का कोई साफ रास्ता। वो उसी गरीबी में जन्म लेते हैं, उसी में जीते हैं और शायद उसी में मर जाते हैं जिससे उनके माँ बाप गुजरे थे। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो परंपरा और सामाजिक दबाव का बोझ। खासकर फिरोजाबाद में हम देखते हैं कि कैसे वो जाति व्यवस्था, वो पुश्तैनी काम को ही अपनी नियति मान लेना और समाज की वो संकीर्ण सोच, ये सब बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है। उन्हें उसी ढर्रे पर चलने को मजबूर किया जाता है। और चौथा, जो हमने मुकेश के सपने में देखा, वो सपनों और असलियत का टकराव। बच्चे सपने तो देखते हैं, लेकिन उनकी गरीबी, उनका माहौल और वो शोषण का पूरा तंत्र या तो उन सपनों को पनपने ही नहीं देता, या फिर पैदा होते ही कुचल देता है, या फिर उन्हें बहुत छोटा, बहुत सीमित बना देता है। और इन सब के पीछे एक और परत है, वो है समाज की उदासीनता। लेखिका इशारों में बताती हैं कि कैसे हम सब, समाज, सरकार, कानून बनाने वाले, हम सब इन बच्चों के दुर्दशा के प्रति जैसे आंखें मूंदे रहते हैं। वो बिचौलिए, वो साहूकार, वो शोषण करने वाले, वो फलते फूलते रहते हैं क्योंकि व्यवस्था उन्हें ऐसा करने देती है, या शायद उसमें भागीदार होती है। इन बच्चों की चीखें जैसे अनसुनी रह जाती हैं। तो लॉस्ट स्प्रिंग ये सिर्फ दो बच्चों की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज के हाशिए पर जी रहे लाखों बच्चों की अनकही दास्तान है। ये हमें याद दिलाती है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये बचपन छीन लेती है, सपने छीन लेती है और इंसान से उसकी गरिमा और अपना भविष्य चुनने का अधिकार भी छीन लेती है। वो बसंत जो ताजगी, उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक है, इन बच्चों की जिंदगी से जैसे गायब है। बिल्कुल, ये कहानियां हमें असहज करती हैं, दुखी करती हैं, लेकिन शायद यही इनका मकसद है। ये हमें जगाने की कोशिश है। ये सवाल उठाती हैं कि क्या बचपन सिर्फ कुछ किस्मत वाले बच्चों का ही हक है, और एक समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या हम इन खोए हुए बसंतों को लौटाने के लिए, इन बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए वाकई तज कर रहे हैं, या सिर्फ आंकड़ों और कहानियों में उलझ कर रह जाते हैं? और अंत में सोचने के लिए एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं, क्या मुकेश जैसे बच्चों के वो छोटे छोटे सपने जो उस कठोर असलियत की जमीन पर उगने की कोशिश करते हैं, क्या उनमें इतनी ताकत है कि वो इस निराशाजनक व्यवस्था को कोई चुनौती दे सकें? क्या एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना फिरोजाबाद के उन सदियों पुराने शोषण के चक्र को तोड़ सकता है,
या फिर ये नाजुक सपने भी आखिरकार हालात के बोझ तले दबकर दम तोड़ देते हैं? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।